हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए यू आर नॉट मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी की वजह से, मतलब वांग जी जितनी पूरे दिन भर जिस तरीके से वो वरिड था और उसकी पूरी बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं विंग को भी इस बात पे डाउट होने लगा था कि आखिरकार 21 साल का ये क्या माजरा है। और फाइनली उसने अपने आप को इम्पेशेंट होके अपने पेरेंट्स से ये पूछ ही लिया था कि वो आखिर 21 साल का, मतलब जो ये बार बार बोलते जा रहे हैं कि 21 साल के बाद तुम शादी कर सकते हो या 21 साल के बाद तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो, तो वो सिर्फ जानना चाहता है कि आखिरकार इस 21 साल के बाद क्या होने वाला है। उसने अपने पेरेंट्स से फाइनली क्वेश्चन कर लिया था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उन दोनों ने इस क्वेश्चन को सुना था तो उन दोनों का तो मानो गला सूख गया था, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर वो अपने बेटे को क्या बताए। अगर कोई और क्वेश्चन होता तो मे बी वो आसानी से आंसर दे सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो उनके पास भी क्लियरली अभी तक नहीं था कि 21 साल के बाद क्या होने वाला है। इसलिए उनको जिस क्वेश्चन का आंसर खुद नहीं पता वो अपने बेटे को क्या बताएंगे। वो सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे इस क्वेश्चन से कि विंग ने अचानक ये क्वेश्चन उनसे क्यों कर लिया। भले ही आज पहली बार तो उन्होंने ये नहीं बोला है ना कि तुम 21 साल के बाद मतलब अपनी लाइफ को वैसे जी सकते हो जैसे कि तुम जीना चाहते हो, लेकिन तब तक तुम हमारी कंडीशंस पे जियोगे। हालांकि उन दोनों की इंटेंशंस भी कुछ गलत नहीं थी। मे भी हो सकता है कि 21 साल के बाद कुछ बदलने वाला हो, लेकिन अभी वो भी नहीं जानते थे कि 21 साल के बाद एक्चुअल में क्या होने वाला है। लेकिन इस वक्त उनके बेटे ने क्वेश्चन किया है तो आंसर उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। चुप्पी वो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। मैडम यू आगे बढ़ते हुए विंग की तरफ बढ़ती है, उसके कंधे पे अपने हाथों को रखते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे क्या छुपा सकते हैं? क्या तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी जान लेना ज़रूरी है? बेटा, जहाँ तुम इतने इतने साल निकाल चुके हो, बस 3 साल और निकालने बाकी हैं। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और साथ ही साथ तुम्हें वो फ्रीडम भी मिल जाएगी तो जो तुम चाहते हो। मुझे पता है अभी तक हम लोगों ने तुम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम नहीं करना चाहते थे फिर भी तुमने किया, लेकिन सिर्फ 3 साल और झेल लो। उसके बाद हर एक चीज़ तुम्हारे मुताबिक होगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे ही तुम 21 साल के हो जाओगे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन तब तक अपने माता पिता पे इतना भरोसा तो रखो कि वो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए मैडम यू ने विंग के कंधे को सहलाना शुरू किया। विंग ने वापस से आंसर देते हुए बोला, मैंने ये कभी नहीं बोला कि आप लोग जो भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मेरे इस आप लोग के इस डिसीजन से कि मैं शादी 21 साल के बाद कर सकता हूँ, इस वजह से कहीं ना कहीं वांग जी इनसिक्योर हो रहा है। उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है और वो जब भी मुझसे क्वेश्चन करता है मुझे नहीं पता होता कि मैं उसको क्या आंसर करूँ। मैं खुद भी नहीं जानता कि 21 साल के बाद मेरी ऐसी कौन सी चीज़ें सामने आने वाली हैं जो कि लाइफ इतना बदल देंगी। विंग आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही जैन फेंगमियान उसके पास आके बोलते हैं, चिंता मत करो विंग, कुछ भी नहीं बदलेगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तुम्हें बस 3 साल और इंतज़ार करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बस कुछ चीज़ें हैं जो उसके सही टाइम पे होनी है, तो तुम्हें इस चीज़ में पेशेंस रखने में क्या प्रॉब्लम है? तो तभी विंग फिर से अपने पेरेंट्स को कट ऑफ करते हुए बोलता है कि अगर कुछ नहीं बदलने वाला है तो हम ये चीज़ें अभी क्यों नहीं कर सकते। एटलीस्ट वांग जी को तो इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी ना कि हमारी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है। वो हमेशा हमेशा डरा सहमा सा रहता है। मुझे नहीं पसंद आता ये सब कुछ। मैं आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया है वो खुश रहे। आप लोगों के साथ साथ मैं उसको भी खुश देखना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ अलाउ मी टू मैरी हिम। विंग ने ये सेंटेंस अपने पेरेंट्स के सामने अपने सर को झुका के बोला था, लेकिन सच में उसके पेरेंट्स इस सेंटेंस को सुनने के बाद कहना चाहते थे कि ठीक है, तुम चाहो तो तुम अभी की अभी शादी कर सकते हो। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उन्हें रोक रही थी। और फिर भी उनका आंसर एक ही चीज़ था कि प्लीज़ 3 साल और रुक जाओ। हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तुम्हारी लाइफ में जिसे तुमने चूज़ किया है वही आएगा। सिर्फ 3 साल और वेट कर लो प्लीज़। प्लीज़ हमारे लिए मान जाओ। हम भी नहीं जानते कि 21 साल में ऐसा क्या होने वाला है, लेकिन प्लीज़ अगर हमने एक बार तुमसे बोल दिया है कि 21 साल तक रुक जाओ, दैट मीन्स रुक जाओ प्लीज़। हमें पता है तुम भी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट लेके आए हो, तो वही रिक्वेस्ट हम तुमसे कर रहे हैं कि प्लीज़ मान जाओ। बस 3 साल और रुकना है। जहाँ तुमने इतना इंतज़ार किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम 3 साल और रुक जाओगे प्लीज़। जैन फेंगमियान और मैडम यू दोनों ही इस वक्त अपने बेटे की तरफ बहुत प्लीडिंग आइज़ के साथ देख रहे थे, क्योंकि वो चाहते तो थे कि अपने बेटी को अलाउ करे, जो वो करना चाहता है उसे करने के लिए वो अलाउ करे, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल उसी टाइम उसे दे दे। लेकिन सच बात तो ये थी कि उन्हें भी नहीं पता था 21 साल के बाद आखिर ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने भी आज तक उस बॉक्स को खोल के कभी नहीं देखा था, जिस बॉक्स से रिलेटेड ही ये सारी बातें हुई थी। और फाइनली हर बार की तरह ही इस बार भी विंग अपने पेरेंट्स के सामने झुक ही चुका था। उसने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, और ये भी उनको वादा किया था कि वो 21 साल पूरे होने तक अब उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और साथ ही साथ वांग जी को भी पूरी ये श्योरिटी दिलाने की कोशिश करेगा कि उसकी लाइफ में उसकी जो जगह है वो किसी और की कभी नहीं हो सकती। इसी के साथ मैडम यू और जैन फेंगमियान उसको बहुत अच्छे से प्यार से, मतलब एक एक करके सहलाना, उसे प्यार से अपने गले लगाना, और लास्टली ये बोलना कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमने तुम्हारे लिए कुछ डिसीज़न लिया है तो ये मान के चलो कि वो तुम्हारे लिए सही ही होगा, और तुम्हारे सवालों का जवाब भी तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए अभी वक्त है। जहाँ तुमने इतने साल निकाल लिए हैं वहाँ 3 साल और भी हैं। अगर ये साल निकल चुके हैं तो मुझे लगता है पलक झपकते ही ये 3 साल भी निकल जाएंगे। मुझे लगता है अब तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल तुम सभी को बहुत बड़ा, बहुत लंबा सफ़र तय करना है, जिसके लिए तुम सभी को बहुत एनर्जी की ज़रूरत होगी। और मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अभी थक चुके होगे तो कल सुबह अच्छे से सफ़र नहीं कर पाओगे, और साथ ही साथ तुम्हें टाइम पे पहुंचना भी है, तो रास्ते में तुम्हें रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जाओ और रेस्ट करो। और हाँ, एक बात और याद रख लेना, अपने दिल और दिमाग में इस बात को अच्छे से बैठा लो कि तुम्हारे माता पिता जो भी तुम्हारे लिए करेंगे वो तुम्हारे लिए हमेशा सही ही होगा। हमने जो भी डिसीज़न लिया है वो कुछ सोच समझ के ही लिया है, तो प्लीज़ हमारे डिसीज़न की रिस्पेक्ट भी करो और उसे एक्सेप्ट भी करो। विंग ने मुस्कुराते हुए अपने पेरेंट्स की बातों को मान भी लिया और अपने पेरेंट्स के डिसीज़न को एक्सेप्ट भी कर लिया। साथ ही साथ उसने अपने आप को प्रिपेयर भी कर लिया कि उसने 3 साल, बस 3 साल और इंतज़ार करना है, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। उसे नहीं पता था कि 3 साल के बाद क्या चेंज होने वाला है, लेकिन सच बताऊं तो इस बात का किसी को भी कुछ आइडिया नहीं था कि 3 साल के बाद एक्चुअल में क्या चेंज होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग लोटस्कोप के ग्राउंड में खड़े थे, क्योंकि अब उन लोगों को क्लाउड रिसेसेस के लिए निकलना था, और वहाँ पे जल्द से जल्द उन्हें पहुँचना भी था, क्योंकि ये उनकी छुट्टी का आखिरी दिन था। हर कोई वहाँ से पहले ही जा चुका था, यानी कि लैन सिचेन भी पहले जा चुके थे, और उनकी सिस्टर, मतलब जो बाकी लोग थे वो पहले जा चुके थे। बस ये 2-4 लोग ही थे जो कि यहाँ पे कुछ टाइम घूमना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने एक दिन ज़्यादा लिया था अपनी छुट्टियों से। वैसे तो इन लोगों को ज़्यादातर छुट्टियाँ मिला नहीं करती थी, लेकिन हाँ, कभी कभार कुछ चीज़ों के लिए मिलना ज़रूरी था, क्योंकि आउटिंग भी ज़रूरी है, अपने माइंड को किसी अलग चीज़ में लेके जाना भी ज़रूरी है। हर एक चीज़, हर टाइम आप एक ही चीज़ के पीछे रहोगे तो वो चीज़ें भी आपको समझ में नहीं आएंगी। ये बात क्लाउड रिसेसेस के सारे टीचर्स जानते थे, इसलिए अगर उनके स्टूडेंट्स ने छुट्टी मांगी है तो एक आध दिन की छुट्टियाँ तो दे ही सकते हैं। लेकिन आज उन्हें क्लाउड रिसेस पहुँचना होगा किसी भी हालत में, क्योंकि उनकी छुट्टियाँ आज ही ख़त्म हो चुकी हैं। अब सभी लोग वहाँ पे खड़े होकर उन सभी को आराम से, मतलब कुछ पोटलियाँ पकड़ा रहे थे, कुछ चीज़ें जो सफ़र में उनके काम आने वाली थी उन चीज़ों को पकड़ा रहे थे, और साथ ही साथ लगभग हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर था, क्योंकि रास्ते में उन्हें नाश्ता पानी या कुछ खाने पीने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। भले उन्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इतना टाइम तो वो ले ही सकते हैं कि रास्ते में कहीं पर बैठ के कुछ हल्का फुल्का सा खा ले, इसलिए वो पोटलियाँ उनके हाथों में दे दी गई थी। फाइनली वो लोग अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे, और पीछे खड़े बाकी लोग बस उन्हें वहाँ पे जाते हुए ही देख रहे थे। उन लोगों के बहुत, मतलब
ये 2-4 दिन जो बच्चे वहाँ पे थे ना, उस जगह पे बहुत ज़्यादा रौनक हो चुकी थी। बहुत अच्छा लग रहा था उस जगह पे इस वक़्त। लेकिन आज जब सब के सब लोग जा चुके थे, तो मैडम यू और जैन फेंगमियान उस घर को देखते हुए बहुत अकेलापन-सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे 3 के 3 बच्चे इस वक़्त क्लाउड रिसर्चेज़ के लिए जा चुके थे। यानली पहले ही क्लाउड रिसर्चेज़ जा चुकी थी। वैसे तो उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जैंग फेंगमियान ने कुछ काम उसे दिया था, जिसकी वजह से उसे वहाँ जाना था। और इस एफएफ में यानली कोई सीधी सादी सी लड़की नहीं है, जैसे कि हमने अनटेम्प्ट में देखा था। वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, जिसकी वजह से इस वक्त वो अपने मदर फादर के अलावा, मतलब अपने क्लैन में अपने मदर फादर के बाद सबसे मतलब जो ऑथराइज पर्सन थी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए, या किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी राय देने के लिए, तो वही तीसरी पर्सन थी जो वहाँ पे पूरी तरीके से, पूरे हक से डिसीजंस ले सकती थी। और इस वक्त वो क्लाउड रिसोर्सेज गई हुई थी अपने सेक्ट के ही किसी काम के लिए। दूसरा, अभी जैन चैंग और जैन वीइंग दोनों की ही इतनी उम्र नहीं हुई थी कि उन्हें क्लैन के काम दे दिए जाएं, इसलिए इस वक्त उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन रही थी। इस वक्त वो भी क्लाउड रिसोर्सेज में ही थी, क्योंकि उसे वहाँ पे जाके अपना काम करके जल्दी से वापस भी आना था वहाँ पे। यानी कि जैंग सेक्ट में इस वक्त कोई भी नहीं था जो कि जैन फेंगमैन के बच्चों में आता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनसानी हो चुकी थी। और दूसरी तरफ वो लोग अपने सफ़र पे निकलते हुए आधे सफ़र को तय भी कर चुके थे। और इस वक्त वो लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, तो आराम से एक जगह पे बैठ के वो उस नाश्ते को करना भी शुरू कर चुके थे, जो कि उन्हें जियांग सेक्ट से अपने साथ ले जाने के लिए कहा गया था। और आराम से बैठते हुए अपने इस क्वालिटी टाइम को वो सभी लोग एक साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि एक बार अगर वो क्लाउड से पहुँच गए तो वहाँ पे क्वालिटी तो क्या, वहाँ पे टाइम ही स्पेंड करने को उनको नहीं मिलने वाला है। वो ये बात अच्छे से जानते थे। अपना हल्का फुल्का सा जो नाश्ता था वो कर लेने के बाद अब फाइनली उन्होंने फिर से अपनी यात्रा को शुरू किया। और लगभग 4 से 5 घंटे के बाद वो क्लाउड रिसोर्सेज पहुंच चुके थे। फाइनली वो लोग वहाँ पे पहुंच चुके थे। और अब आज से, भले ही आज ना सही, मतलब आज से नहीं, कल से उनकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली थी। और वही बोरिंग भरी लाइफ उनकी फिर से स्टार्ट होने वाली थी। जैसा कि जैन फेंगमियान और मैडम यू ने बोला था कि ये 3 साल भी पलक झपकते ही निकल जाएंगे, तो फाइनली वो 3 साल भी निकल चुके थे। और ये 3 साल विंग और वांगजी की लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल थे, क्योंकि भले ही वांगजी अपनी उस सपने की वजह से थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझा लिया था कि उसे इस चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। और इस वजह से उसके और विंग के जो स्पेशल टाइम होता है ना, कुछ एक आध टाइम होता है उन्हें एक साथ स्पेंड करने के लिए, वो उसको स्पॉइल कर देता है। इसलिए उसने अपने उस माइंड को समझाया और लास्टली अपने आप को इस सब से बाहर निकालने की कोशिश की कि सपना सिर्फ सपना होता है, वो कभी सच नहीं हो सकता। और अगर उसे कभी डर लगता भी है तो उसे विंग के पास होना चाहिए। अगर विंग उसके पास रहता है, विंग एक बार भी बोलता है कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, तो ऑफकोर्स सी बात है ये उस पर असर करता था कि वो विंग पे, मतलब विंग उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो अब कौन सी बात है, उसके सपने का जो असर था ना वो कम हो गया था। और उन दोनों ने ही ये 3 साल बहुत अच्छे से स्पेंड किए थे एक दूसरे के साथ। और इस 3 सालों में ही उन्होंने अपनी बॉन्डिंग को भी इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था ना, कि मानो अब उन दोनों के बीच में बातें हो या ना हो, बस एक दूसरे के करीब होना ही काफ़ी था। उसमें ही उन लोगों को बहुत बहुत अच्छा फील होता था, बातों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चेंज हुई थी, जैसे कि राज परिवार के बेटे भी अब 21 साल के हो चुके थे, तो मतलब वहाँ के भी जो प्रपोजल थे ना शादियों के, जगह जगह से आने लगे थे। और सबसे पहले तो क्राउन प्रिंस वीजैन के लिए वहाँ पे रिश्ता आया था, और वो कहीं और से नहीं, वो आया था वैन सेक्ट से। सबसे पहला रिश्ता वैन सेक्ट से उसके लिए आया था, वो था वैन किंग का। वैन किंग एक ओमेगा थी और वीजैन जो था वो एक अल्फा था, जिसकी वजह से इन दोनों की जोड़ी भी काफ़ी अच्छी थी। और देखा जाए तो वैन किंग में हर प्रकार के गुण मौजूद थे। वो एक अच्छी कल्टीवेटर थी, एक अच्छी मतलब सत्ता को चलाने वाली महिला थी, सोच समझ में सबसे आगे थी। अपने बिहेवियर से वो कभी भी किसी का अपमान नहीं करती थी, हर किसी के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली रहती थी। और साथ ही साथ उसने हर एक स्थिति को किस तरीके से संभालना होता है ये
मतलब संभालने का गुण भी उसमें बहुत अच्छे से था। देखा जाए तो एक महारानी के लिए वो परफेक्ट पर्सन थी, और इन्हीं सारी चीज़ों को, इतनी सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए फाइनली उन लोगों की शादी को फिक्स भी कर दिया गया था। लेकिन इसके अलावा भी उनको और भी कई रिश्ते आए थे, जैसे कि जिन सेक्ट से मैंग्याओ का रिश्ता गया हुआ था, जो कि क्राउन प्रिंस के लिए ही था। लेकिन इस वक्त वो वहाँ पे एज ए क्राउन प्रिंस की वाइफ या फिर हस्बैंड के रूप में नहीं जाने वाला था, वो वहाँ पे जाने वाला था एक मिस्ट्रेस के रूप में। इसके अलावा राज परिवार ने लान सेक्ट को भी एक प्रपोजल दिया था, जो कि लान वांगजी के लिए था। भले ही इस वक्त उस पर पूरी तरीके से मनाही कर दी गई थी कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी राज परिवार अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि लान वांगजी को उनके सेक्ट में एज ए क्राउन प्रिंस की वाइफ के रूप में लेके आया जाए, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे लान वांगजी ने अपनी जो छवि पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में बनाई है ना, वो वहाँ पे अगर उनके परिवार में आता है तो ऑफकोर्स सी बात है वो उनके परिवार को और भी ज़्यादा प्रतिष्ठित बनाने के काम करेगा, यानी कि और भी ज़्यादा उनके नाम को रोशन करने का काम करेगा। लेकिन इस वक्त जियांग सेक्ट और लैन सेक्ट पहले से ही विंग और वांगजी के रिश्ते के लिए मतलब बात कर चुके हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता पूरी तरीके से पक्का कर दिया गया है। और इंतज़ार है तो बस विंग के वो 21वें जन्मदिन की, जिसके बाद विंग आसानी से वांगजी से शादी कर सकता है। इसके अलावा एक बार जियांग सेक्ट में भी राज परिवार से मतलब प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जियांग सेक्ट ने उसे भी एकदम मना कर दिया था, जो कि जैन यांगली के लिए आया था, यानी कि वी जैन के वाइफ के लिए। कोई कॉन्क्यूबाइन या मिस्ट्रेस के लिए नहीं आया था, वो उसकी वाइफ के लिए आया था। लेकिन जैन यांगली और जिन जिशन बचपन में ही उन दोनों की शादी फिक्स करा दी गई है, और वो उन दोनों सेक्ट के बीच में एक संधि के तौर पे की गई है, यानी कि वो किसी लव मैरिज के लिए नहीं की गई है, या इन दोनों के बीच में प्यार है, या फिर उन दोनों परिवारों के बीच में बहुत अच्छा संबंध था इसलिए किया गया था। वो सिर्फ एक बिजनेस पर्पस के लिए शादी करवाने की उन्होंने बचपन में ठानी थी, और उसी के अकॉर्डिंग बड़े होकर उन लोगों की शादी होनी थी। इसलिए उन्होंने महाराज के एंड से जो प्रस्ताव आया था उसको ठुकरा दिया गया था। इसलिए करेंटली अभी तो सिर्फ दो ही चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, यानी कि एक तो वैन किंग की शादी वी जैन से हो रही थी, और दूसरा जो मैंग्याओ है उसको मिस्ट्रेस के रूप में वी जैन को दिया जाना था। निये सेक्ट से अभी तक कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं आया था कि वो वेसांग को वहाँ पे उसकी वाइफ के तौर पे या हस्बैंड के तौर पे उन्हें देंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया था। भले ही महाराज के एंड से उन लोगों को डायरेक्टली आदेश दे सकता था वो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है कि उसकी प्रजा अगर नहीं चाहती तो वो ज़बरदस्ती किसी को भी उठा के अपने घर में नहीं ला सकता। और जहाँ तक कि आज तक उसने राज किया है, उसका राजकाल भी बहुत अच्छा चला है, बहुत लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उसने ऐसे ही अपनी रिस्पेक्ट को, अपने अहमियत को उन सभी के सामने बढ़ाया है। तो ऑफकोर्स सी बात है, एक छोटे से बात के लिए वो अब इस चीज़ को मतलब तबाह तो नहीं कर सकता। और सिंपल सी बात है, जब उसको पहले से ही उसके बेटे को दो चीज़ें मिल रही हैं तो और जादू की क्या ज़रूरत है। और भी ज़्यादा लोग हैं, और भी मतलब सेक्ट हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे अल्फ़ा ओमेगा बीटा हैं, जिनमें से वो किसी को भी चूज़ कर सकता है। आई मीन अल्फ़ा को छोड़ के वो किसी को भी चूज़ कर सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसमें इतना भी ज़रूरी नहीं है कि निये सेक्ट से भी आना है और जियांग सेक्ट से भी आना है, लैन सेक्ट से भी आना है, हर सेक्ट से आना ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी पहले ही उसकी बेटी के पास बहुत सारे कॉन्क्यूबाइंस हैं, बहुत सारे मिस्ट्रेस पहले से भी हैं, तो अगर कुछ चीज़ें नहीं भी हुई तो इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। आखिरकार वो भी एक शक्तिशाली क्लैन है, अगर उसने बगावत पे उतर आया तो शायद महाराज को कुछ असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर वो फैसला खुद के हाथ में देता है कि मतलब मैं ही फैसला लूँगा और तुम्हें तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे बच्चों को भेजना होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है उसकी एक बैड इमेज सबके सामने जाएगी, और सभी लोग मिलके शायद उसके खिलाफ बगावत पे उतर आएंगे। इसलिए अपनी अच्छी खासी जो इमेज उसने बनाई है उसको तो दाव पे नहीं लगाएगा अपने बेटे के लिए। साथ ही साथ जब उसकी बेटी की अभी शादी होने वाली है, उसके खानदान को होने वाली महारानी मिलने वाली है, तो इस वक्त तो उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ वैन किंग और वी जैन दोनों की ही शादियों को अब ज़्यादा टाइम नहीं रह चुका था। हाँ, शादी विंग और
जैन चैंग दोनों के ही जन्मदिन के बाद थी, लेकिन उन लोगों की शादी में अब ज़्यादा टाइम नहीं था। लगभग 1.5 से 2 हफ्ता ही अब वहाँ पे रह चुका था और विंग के और जैन चैंग के जन्मदिन को सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। वो दोनों सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। स्पेशली विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जैसे ही वो 21 साल का हो जाएगा उसको भी वांग जी से शादी करने के लिए पूरी तरीके से छूट दे दी जाएगी। यानी कि वो वांग जी से शादी कर सकता है और वांग जी के साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को स्पेंड भी कर सकता है। दूसरी तरफ वांग जी आजकल और ज़्यादा परेशान हो गया था। पता नहीं क्यों उसको एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी अपने अंदर से कि ये जो अब चीज़ें होने वाली है ना वो नॉर्मल नहीं होने वाली हैं। वो बहुत चीज़ें हैं जो मतलब एकदम उलट जाएंगी, एकदम पलट जाएंगी। चीज़ों के मायने अब बिल्कुल वैसे नहीं रहने वाले हैं जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं, जैसे कि हमें लग रहा है कि हमारे सामने आएंगे। चीज़ें बिल्कुल भी वैसे नहीं होने वाली। उसको बार बार रह रह के सिर्फ अपना वो सपना याद आ रहा था जो कि उसने साढ़े तीन साल पहले देखा था। इन 3 सालों में भले ही उसने पूरी कोशिश की हो उसको भुलाने की, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक वो उसे भूल भी चुका था, लेकिन कुछ टाइम से यानी कि 2-4 दिनों से उसको फिर से वो चीज़ उसके दिमाग में घूम रही थी कि ये वो सपना उसे क्यों आया था। वो सपना इतना नॉर्मल सपना नहीं था। उसने बहुत बहुत ऐसी चीज़ उसमें देखी थी ना जिसे वो कभी भी अपनी ओरिजिनल लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना ही उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। वांग जी के इस टेंशन वाले मतलब जो उसका टेंशन था ना उसके फेस पे भी क्लियरली विजिबल रहता था। विंग उसको भले ही कितनी भी कोशिश कर ले काम डाउन करने की, लेकिन वांग जी विंग के सामने तो भले ही कितना भी मतलब खुश रह ले, लेकिन जब वो अकेला होता था ना वो इस चीज़ के बारे में सोच सोच के पागल हो जाता था कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक सपने को लेके वो इतना परेशान क्यों है। वो एक सपना था और सपना कभी भी रियल नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको रियल बनाने की, वो नहीं हो सकता। सपने कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं वो कभी भी उस तरीके से सच नहीं हो सकता। वो अपने आप को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था अपने आप को ये यकीन दिलाने की कि विंग उसका है और वो कभी भी उसको नहीं छोड़ने वाला, कभी भी विंग उसके साथ कुछ भी अनजस्टिस नहीं करने वाला। लेकिन रह रह के वो कितनी बार कोशिश कर ले अपने आप को संभालने की, अपने आप को समझाने की, फिर भी वो एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद करता था ना तो वही पूरा सीन उसके सामने रहता था जो कि उसने सपनों में देखा था। और जैसे जैसे विंग के जन्मदिन का दिन पास आते जा रहा था, वांग जी की ये जो बेचैनी थी ना और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। उसको कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसको ऐसा मन कर रहा था कि वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी ऐसी जगह पे चली जाए जहाँ पे उसे कोई कोई ना ढूंढ पाए, और अगर बाय एनी चांस किसी ने उसे ढूंढ भी लिया ना तो कभी भी उसे छोड़ के ना जा पाए। वो चाहता था कि वो एक ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे वो विंग को अपने साथ लेके जाए और विंग ना चाहते हुए वहाँ से कभी बाहर ना निकल पाए। चाहे विंग कितनी भी कोशिश करे वो उसी जगह पे रुक जाए, और वो भी वांग जी के साथ। वांग जी की जो फीलिंग्स थी ना उन्हें समझ पाना कुछ वांग जी के हाथ में नहीं था। वो खुद ना उन्हें समझ पा रहा था और ना ही विंग को समझा पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली उसके 21 साल वाला ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा और उसको उसके प्यार के साथ रहने के लिए, उसको मतलब शादी के लिए प्रपोज करने के लिए कोई किसी टाइम पीरियड का वेट नहीं करना पड़ेगा। लगभग 2 दिन निकल चुके थे। पूरी जद्दोजहद के साथ पूरी तैयारियां की गई थी। बहुत बहुत बड़े लेवल पे इस बार उनका जन्मदिन मनाया जाना था। पिछले बार जो 18 साल के होने पे उन्होंने जन्मदिन मनाया था ना, इस बार उससे भी बड़े लेवल पे मनाया था, क्योंकि जैन फेंगमियान और दोनों को ही कहीं ना कुछ आइडिया तो था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, और शायद नेक्स्ट टाइम वो इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। इसलिए वो इस जन्मदिन को बहुत 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 अच्छे से मनाना चाहते थे। हर एक तैयारियां हो चुकी थी। लगभग मेहमान सारे के सारे आ चुके थे। जियांग सेक्ट के सारे सर्वेंट उन उन जो मेहमान आ रहे थे ना उनकी खिदमत में लगे हुए थे, उनके आवभगत में लगे हुए थे। हर किसी को हॉल के अंदर बैठाना, उन्हें स्नैक्स, उनको ड्रिंक, ये सारी चीज़ें ऑफ़र करना, उन्हें सर्व करना, यही सारे काम वो सभी लोग किए जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे हर कोई था, लेकिन वहाँ पे नहीं थे तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जियांग फेंगमियान, मैडम यू और विंग, ये तीनों वहाँ पे नहीं थे। इसके अलावा सभी लोग वहाँ पे थे।
ये तीनों ही इस वक्त मैडम यू और जैन फेंग मैन के शेयर बेडरूम में थे, यानी कि जिस कमरे में वो दोनों रहते थे ये वहाँ पे थे। और फाइनली फाइनली आज वो दिन आ चुका था जब उन्हें अपने बच्चे को वो बॉक्स देना था। उन दोनों के हाथ पैर वो बहुत बुरी तरीके से काँप रहे थे, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि इसके अंदर क्या है। जिन्होंने उन्हें वो बॉक्स दिया था वो उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने संभाल के रखा था। और उस इंसान ने जब उनसे ये वादा लिया था ना कि ये चीज़ें उसे 21 साल के बाद ही देनी है, तो वही वही चीज़ें आज उन्होंने की थी। आज विंग 21 साल का हो चुका था और फाइनली वो उस बॉक्स का मालिक बनने वाला था, जिस बॉक्स को पिछले 21 साल से जैन फेंगमियान और मैडम यू ने बहुत बहुत ज़्यादा संभाल के रखा था। और इस वक्त फाइनली वो उन्होंने विंग के हाथ में रख दिया था। और जब उन्होंने इस बॉक्स को विंग के हाथ में रखा था ना, तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि अब तुम्हें हमसे कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन के पूरे आंसर इस बॉक्स के अंदर है। तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर हम भी नहीं जानते हैं, सिर्फ जानता है तो ये बॉक्स। लेकिन हम चाहते हैं कि एटलीस्ट तुम अपने पूरे बर्थडे सेलिब्रेशन को कंप्लीट होने के बाद ही इस बॉक्स को खोलो। विंग भी इस बात पे एग्री हो चुका था और इसी के साथ उस बॉक्स को लेके वो अपने रूम में रखने के लिए जा भी चुका था। और साथ ही साथ मैडम यू और जैन फेंगमियान दोनों ही अब उस डायरेक्शन में जा चुके थे जिस डायरेक्शन में उनके बेटों का बर्थडे सेलिब्रेशन होना था। और साथ ही साथ हमारा ये पार्ट आज यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। एंड हाँ, आई नो ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग हो गया है, लेकिन ये इस स्टोरी की नीड थी जिसे मुझे देना ज़रूरी था।